एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार का दीर्घोत्तरी प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। उदाहरण सहित मुगल इतिहासों के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। मुगल इतिहास मुख्य रूप से 1526 से 1707 ईस्वी माना जाता है। हालांकि 1857 तक मुगल वंश रहे लेकिन शक्तिहीन रहे। इतिवृत्त का मतलब होता है इतिहास या क्रॉनिकल्स। अंग्रेजी शब्द है क्रॉनिकल्स। जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। बादशाहनामा के लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी है या हमीद। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। ये मैंने जितने भी बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। अब डिटेल से उत्तर देखते हैं बच्चों। हमारा चैनल ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। उदाहरण सहित मुगल इतिहासों के विशिष्ट अभिलक्षण इस प्रकार है। चूँकि ये दीर्घोत्तरी है इसलिए बहुत पॉइंट होंगे, 7 पॉइंट होंगे लगभग। पहला पॉइंट है इतिवृत्त का इतिहास लिखवाया जाना। मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा। इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया। इसके अतिरिक्त उनके लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद करने के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से ढेरों जानकारियां इकट्ठा की। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स या इतिवृत्त या इतिहास नाम दिया। ये इतिवृत्त घटनाओं का लगातार कालक्रम के अनुसार विवरण प्रस्तुत करते हैं। इतिवृत्त में सभी बातों की जिक्र होती है। शाही विचारधाराएं, कोई भी कार्य या फिर शासक की नीति। दूसरा पॉइंट है बच्चों दरबारी लेखक। मुगल इतिवृत्तों के लेखक मुख्य रूप से दरबारी थे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में थी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार, अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक की व्यवस्थाएं। अकबर, शाहजहां, आलमगीर, मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आलमगीर किस शासक का नाम था तो औरंगजेब मारिएगा। कि कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों के निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। अगला पॉइंट है बच्चों भाषा। मुगल दरबार इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे और मुगलों की राजकीय भाषा भी फारसी थी। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं में विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्र भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित हुई। चूँकि मुगल चगताई मूल के थे अतः उनकी तुर्की मातृभाषा थी जबकि राजकीय भाषा फारसी थी। इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे थे। बाद में फारसी मुगलों की दरबारी भाषा हो गई। तो आएगा ऑब्जेक्टिव, यदि दरबारी भाषा क्या थी तो मानिएगा फारसी। इनका स्थान दरबार में सबसे ऊंचा था और जो यह भाषा के जानकार थे उनकी शक्ति प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई। हालांकि जहां फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी वहां भी राजस्थानी, मराठी और यहां तक कि तमिल में शासकीय लेखकों की भाषा को इसकी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया। अगला पॉइंट है बच्चों अनुवाद। मुगल दरबार में कई शासकों ने अन्य भाषाओं से फारसी भाषा में पुस्तकों का अनुवाद करवाया। उदाहरण के लिए अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित से कर किए जाने का आदेश दिया। महाभारत का अनुवाद रज्मनामा कहलाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। महाभारत का अनुवाद फारसी अनुवाद क्या कहलाता है तो रज्मनामा। अगला पॉइंट है बच्चों पांडुलिपियों की रचना। मुगल दरबार में एक खास विशेषता पांडुलिपियों की रचना करना था। यह हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपियों की रचना में बहुत लोग लगे रहते थे।
पांडुलिपि बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी। अगला पॉइंट है बच्चों, अनेक प्रकार के शिल्पकारों का योगदान। पुस्तक या पांडुलिपियों की रचना में अनेक प्रकार के शिल्पकारों का योगदान होता था। कोई पन्ने को चमकाते थे तो कोई पाठ की नकल करते थे, कोई चित्रकारी करते थे तो कोई प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके संग्रहित करते थे। अगला पॉइंट है बच्चों, अकबरनामा और बादशाहनामा। बहुत ही प्रचलित दो पुस्तक है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे और बादशाहनामा के लेखक अबुल फजल का शिष्य हामिद लाहौरी था। अब अकबरनामा के बारे में जानते हैं। अकबरनामा के 3 जिल्द है। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र तक 30 वर्ष तक की मानव जाति का विवरण है। दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर खत्म होती है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है जो बहुत ही प्रचलित है। अकबरनामा का लेखन 1589 ईस्वी में शुरू हुआ था। दूसरा पॉइंट है बच्चों, इसी में अकबरनामा के ही नमूने पर बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें दफ्तर है और प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन जो 1627 से 47 के पहले 2 दशकों पर पहला और दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खां ने सुधार किया। बुढ़ापे की अशक्तताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में नहीं लिख सका, जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने लिखा। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।